चलिए सारे बच्चे जुड़ गए ना, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने बच्चे अभी जुड़े हैं सारे बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। एज यू नो दैट हम लोग अभी थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी कर रहे थे एंड फर्स्ट लॉ हम लोग का चल रहा था एंड फर्स्ट लॉ का लास्ट सेशन आज हम लोग देखने वाले हैं। आज के मेरा टारगेट है कि आप लोग का फर्स्ट लॉ के रिलेटेड जो बचा कुचा चीजें हैं उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। जैसे कि आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सम वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ, जिसके बारे में आपको मैं बताया था कि मैं बताऊंगा, आप लोग को प्रूव करवाऊंगा, उस सभी प्रूफ को देखेंगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको कहा जाता है फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस है। बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट होता है बट हाँ इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन होता है कि नहीं, हीट ट्रांसफर होता है कि नहीं, इसमें कांस्टेंट रहता है एंथैल्पी, तो एंथैल्पी क्यों कांस्टेंट रहता है इसके बारे में समझेंगे। एंड यही टॉपिक ने आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं उसको भी जान लो। इसके अलावा जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन मैं डिस्कस करूंगा आप लोग का क्या, दैट इज कॉल्ड योर ओपन सिस्टम। क्योंकि अभी तक हम लोग क्लोज सिस्टम के बारे में बात किए थे, तो आखिर मेरा ओपन सिस्टम क्या होता है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे ओपन सिस्टम में जितने भी अलग अलग एग्जांपल लिखेंगे, स्टडी फ्लो, एनर्जी इक्वेशन देखेंगे। क्योंकि ओपन सिस्टम में केवल और केवल वर्क डन और हीट ट्रांसफर नहीं होता है, और कुछ वर्क होता है। वो क्या होता है उसको कहा जाता है कि एनर्जी के एक इक्वेशन के थ्रू हम लोग समझते हैं जिसको कहा जाता है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ओपन सिस्टम के लिए हम लोग लेके चलते हैं या फ्लो के लिए। इसके अलावा इसमें भी एक होता है थ्रोटलिंग प्रोसेस, जैसे इससे पहले देखे थे हम लोग क्या, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, उसी तरह होता है थ्रोटलिंग प्रोसेस। इसके बारे में समझेंगे और यहीं पे आपका हो जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट। क्लियर? तो चलो पहले हम लोग समझते हैं। और हाँ, आज जितना मैं चीज बताऊंगा वो डेरिवेशन है, वो याद नहीं रखना, बस समझ लेना कि कैसे हुआ है। उसको आप भूल सकते हो, समझ गए ना। जो फाइनल चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्या याद रखना मैं आपको समझाऊंगा क्लास में। उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या याद रखना है, और क्लास में ही बताएंगे। तो बस आपको बस इंजॉय करना, समझना है कि कैसे क्या हो रहा है, बस आराम से देखो आप। ठीक है, चलिए। नोट्स बनाने का झंझट है नहीं, नोट्स सारा कुछ आपको मिल ही जाता है। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग एक प्रूफ देखने वाले हैं। प्रूफ क्या है, हीट ट्रांसफर फॉर पॉलीट्रोपिक। मैंने आपको कहा था कि पॉलीट्रोपिक के केस में हम लोग हीट ट्रांसफर कितना लेते हैं, इसके बारे में आपको बताया था कि ये चीज हो जाता है। मैंने कहा था ना, ये लेके चलते हैं, आपको याद होगा मैंने कहा था कि गामा माइनस एन अपन गामा माइनस वन इंटू हो जाता वर्क डन ऑफ पॉलीट्रोपिक। तो वर्क डन ऑफ पॉलीट्रोपिक तो मैं प्रूव करके रखा हूं आप लोग को पहले से ही, क्या होता है वही P1 V1 माइनस P2 V2 एन माइनस वन। ये तो आपको पता है वर्क डन होता है पॉलीट्रोपिक का। लेकिन मैं आपसे कहा था कि ये जो है ना, ये कहां से आया पूरा, इसके बारे में मैं आपको एक बार प्रूव कर दूंगा, ताकि आपको ये ना लगे कि बस सर कुछ भी आप बता दिए हैं, कैसे हुआ। चलो समझते हैं, ट्राई करते हैं। देखो हम लोग को ये तो पता ही है कि सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, राइट। ये डेल हो जाएगा, ये मेरे को पता है सर। ये आप मेरा क्या है, फर्स्ट लॉ है किसका, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ। ये मेरा कहा था, बिल्कुल कहा था, बिल्कुल सर, ये मेरे को पता। अच्छा, मेरे को ये भी पता है सर, हमें ये भी पता है कि डी यू इक्वल टू हो जाता है एमसीबी डी। डी इक्वल टू क्या हो जाता है, एमसीबी डी। तो हमें ये भी पता है कि डी इक्वल टू एमसीबी डी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। और वर्क डन आपको तो पता ही है, पॉलीट्रोपिक केस में P1 V1 माइनस P2 V2 n माइनस वन होता है। तो मैंने देखो वैल्यू को पुट कर दिया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, हमें ये भी पता है कि एक होता है क्या, रिलेशन। रिलेशन में आपको पहले बता रखा हूं कि सीवी इक्वल टू आर अपन गामा माइनस वन लेके चलते हैं। मैं आपको बता रखा हूं पहले ही, याद करो जब मैं मेयर्स इक्वेशन बता रहा था, आर इक्वल टू सीपी माइनस सीवी, तो मैंने कहा था इसको अलग अलग फॉर्म में भी लिखा जाता है, जिसमें एक सीपी कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का वैल्यू आया था आर अपन गामा माइनस वन। तो मैंने क्या करा, सीवी के जगह में बस उसी को वैल्यू पुट कर दिया, आर गामा माइनस वन। मतलब आप बस ये देखो कि ये चीज में कैसे प्रोसेस आया है। अच्छा अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर को मैं लिख सकता हूं फाइनल माइनस इनिशियल, और ये जैसे का तैसा यहाँ वैल्यू पुट हो गया। अब बढ़ते हैं नीचे। नीचे क्या करा गया डियर, ये सबके साथ आपस में मल्टीप्लाई कर दे इन सबको। जैसे कि देखो एम आर टी टू और एम आर टी वन, एम आर टी टू और टी वन हो गया, नीचे में गामा माइनस वन है, सेम ऐसा का तैसा रह गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या करा गया, मुझे पता है ना, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एम आर टी। हाँ सर बिल्कुल हमें पता है, पढ़ चुके हैं। तो क्या मैं यहाँ पे जो एम आर टी इसके जगह पीवी वैल्यू पुट कर, कोई दिक्कत है, पीवी इक्वल टू एम आर टी आ गया। इस तरह यहाँ भी था, पीवी इक्वल टू एम आर टी आ गया। बट अंतर बस क्या हो गया, अंतर बस ये हो गया डियर कि यहाँ पे देखो एम आर, क्योंकि एम तो कॉन्स्टेंट लेके चलते इसलिए यहाँ पे 1 2 नहीं लिए, आर भी कॉन्स्टेंट होता तो टी टू था, टी टू यानी पी टू आएगा, है ना, पी टू वी टू आएगा। यहाँ पे 1 था इसलिए P1 V1 आया। क्लियर? अब यहाँ पे आपको देखने को मिला सर, यहाँ पे भी आपका P2 P1 V1 है, और यहाँ भी आपका P1 V1 और P2 V2 है। तो काम करो, दोनों को कॉमन ले लो, बिल्कुल कॉमन ले लिए। देखो यहाँ पे मैंने P1 V1 माइनस P2 V2 को कॉमन ले लिया। ये कॉमन ले, देखो ये आपका माइनस लगाएंगे तब जाके फॉर्म में आएगा, माइनस करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तब जाके ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पे P1 V1 प्लस है। तो माइनस यहाँ पे देखो माइनस आ जाएगा 1 अपन, नीचे में गामा माइनस वन है तो गामा माइनस वन, और ये आपका n माइनस वन, ये मेरे को मिला। ठीक है,
इतना जब मिल गया तब मैं क्या कर रहा हूं, अब देखो ये इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो जैसा का तैसा यहाँ पे आगे लिख दिया गया। फिर इसको बस वही एलसीएम करा जाता है, दोनों को हम लोग एलसीएम में नीचे रख दिए बेस में, और ये इसको इंटू कहिए तो इधर आ जाएगा कि n-1 आ जाएगा, तो n-1 यहाँ आ गया और गामा माइनस यहाँ 1 आ गया, माइनस था ये प्लस था, हो गया। अब इसको पूरा को खोल दो, जब पूरा को खोल दोगे तो क्या आ जाएगा, -n+1 प्लस गामा n-1। तो आप देखोगे सर माइनस एक और एक कट जाएगा, एक एक कट जाएगा, बचेगा क्या, -n और प्लस गामा बचेगा, माइनस और गामा बचेगा। इसको लिख क्या सकते हैं, गामा माइनस एन लिख सकते हैं, तो इसी चीज को गामा माइनस एन लिख दिया गया। नीचे में मेरा क्या था, नीचे में आप देख सकते हो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो n-1 था, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ गया है। मैं क्या कर रहा हूँ, n-1 को इधर ले गया हूँ, बाहर में ले आया हूँ यहाँ पे, मतलब क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, n-1 को यहाँ से हटा के यहाँ लिख दिया हूँ, और यहाँ पे गामा -1 है, इसलिए देखो यहाँ पे n-1 आ गया, यहाँ पे गामा -1 आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, n-1 यहाँ आ गया है और गामा -1 किधरों लिखो कोई दिक्कत नहीं, और ऊपर में क्या बचा, गामा -n, गामा -n, और यहाँ पे वही था P1 V1 माइनस P2 V2, यहाँ पे मेरा है जो यहाँ पे आगे मेरा रखा हुआ था, यहाँ रख दिया गया। देखो अब घुमा फिरा के आपका बन गया ना, और ये आपका क्या होता है, दिस इज योर वर्क डन ऑफ पॉलीट्रोपिक। तो मैं इसीलिए शॉर्ट में लिखता हूँ गामा -n डिवाइड गामा -1 वर्क डन ऑफ पॉलीट्रोपिक। बस यही समझाना था आपको। क्या ये चीज समझ आ गया, वेयर गामा क्या हो जाता है, एडियाबेटिक इंडेक्स, जिसका रिलेशन आपको पता है सीपी अपन सीवी का वैल्यू को ही बोल सकते हैं, और हम लोग को ये पता कि एयर के लिए इसका वैल्यू लेके चलते हैं 1.4, नाइट्रोजन के लिए भी 1.4, और मोनोएटॉमिक डायटोमिक पॉलीएटॉमिक के लिए भी हम लोग को बता रखा हूँ 1.3 होता है डायटोमिक के लिए, है ना। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो मोनोएटॉमिक होता है उसके लिए कितना हो जाता है, सबसे ज्यादा 1.67 हो जाता है डाई, सबसे मैंने कहा था मोनोएटॉमिक का होता है। फिर डाई का बात करेंगे तो 1.4 हो जाता है, और पॉलीएटॉमिक का बात करेंगे तो फिर 1.3 आ जाता है गामा का वैल्यू, राइट। चलिए एंड एन हो जाता है क्या, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, ये कहानी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला चीज आप लोग यहां से समझ गए होंगे कि कैसे ये चीज मेरा आया। अब गुड इवनिंग डियर, वेरी गुड इवनिंग डियर, चलिए वेरी गुड इवनिंग। चलिए अगर आप लेट जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, एक प्रूफ मैं आपको बता दिया पॉलीट्रोपिक का, जो मैं बताया था ना कि कैसे हीट ट्रांसफर ये होता है गामा -n गामा -1, इस चीज को प्रूव कर दिया। अब बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, अभी लाइव देखो। नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं, अब बात करते हैं और एक हम लोग आपका क्या प्रूफ। अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट जो होता है पॉलीट्रोपिक के केस में क्या होता है, स्पेसिफिक हीट। आप बोलेंगे सर पॉलीट्रोपिक क्यों ले रहे हैं, आप लोग बड़ी बोल रहे थे ना पॉलीट्रोपिक सर, पॉलीट्रोपिक के लिए जैसे मैंने आपको कहा था कि एक होता है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी हीट जो मेरा ट्रांसफर कर सकता है वो किसमें करता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी और एट कांस्टेंट प्रेशर में भी करता है। इसलिए हम लोग सीपी भी लिखे थे और सीवी भी लिखे थे। मैं आपको कहा था जहां पे कांस्टेंट प्रेशर के केस में ज्यादा हीट का जरूरत पड़ता था, स्पेसिफिक हीट का जरूरत पड़ता है। स्पेसिफिक हीट क्या है, 1 केजी गैस के 1 केजी गैस के 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को राइज करने में कितना हीट का रिक्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड योर स्पेसिफिक हीट, जिसको किलोजूल पर केल्विन में, किलोजूल पर केजी केल्विन में उसको हम लोग यूनिट मान के चलते थे, ठीक है। तो यहां पे जब मेरे को पता चला सीपीवी होता है सीवीवी होता है, तो सर पॉलीट्रोपिक का भी कुछ हो सकता है क्या, इसके भाई पॉलीट्रोपिक के केस में क्या होता है ये मेरे को जानना है। स्पेसिफिक हीट क्यों क्यों बोलेंगे पॉलीट्रोपिक के बारे में, क्योंकि एडियाबेटिक में तो हीट ट्रांसफर 0 हो जाता है, तो उसमें तो कर नहीं सकते हैं, वो ट्रांसफर आपका होता नहीं है, राइट। अच्छा आप बाकी अगर मैं बात कर देता हूं आपका आइसोथर्मल, आइसोथर्म तो आपका क्या है, दैट इज कॉल्ड योर हाइपोथेटिकल हो जाता, उसको खत्म हो गया। इसलिए हम लोग पॉलीट्रोपिक देखते हैं, पॉलीट्रोपिक में हीट ट्रांसफर होता है, ये तो अंतर था कि आपका, आपने बहुत सारे बच्चे बोले थे कि सर जो गामा लेते थे इसमें पीवी पार गामा माइनस कांस्टेंट और ये पीवी पार एन इक्वल टू कांस्टेंट, ये हो जाता था एडियाबेटिक, ये हो जाता पॉलीट्रोपिक। तो क्या सर इसमें भी हीट मेरा, क्योंकि यहाँ पे एडियाबेटिक में हीट ट्रांसफर नहीं होता है, इसमें होता है, बिल्कुल इसमें होता है। तो सर अगर हीट ट्रांसफर होगा तो कितना होगा, क्योंकि अभी तक तो आपने केवल यही बताया है कि कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में कितना हीट ट्रांसफर होता है, जिसको सीपी से वैल्यू निकालते थे, और एक बार हम लोग कांस्टेंट प्रेशर के केस में कितना होता था, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में कितना होगा। सर पॉलीट्रोपिक में अगर हीट ट्रांसफर होगा तो कितना होगा, ये मेरे को बताओ। चलिए तो डिस्कस कर लेता, फिर से मैं बता देता हूं ये कैसे बना है, इसके प्रोसेस आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ना, रिलेवेंट बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ प्रोसेस अगर जानोगे तो कभी कभार हो सकता है इससे रिलेवेंट कोई ऐसा चीज आ गया इक्वेशन और एग्जाम में पूछा तो आप रिलेट कर सकते हो। जैसे देखो इससे आप ना कई सारे चीज समझ सकते हो कि भाई जैसे अगर मैं बोल दिया हूं कि आपको यूज करना पॉलीट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक में फर्स्ट लॉ का कैसे यूज करेंगे, तो आप याद रहेगा, अच्छा डी इक्वल टू एमसीबी डीटी लेंगे, वर्क डन का वैल्यू ये पुट हो जाएगा, है ना, कई सारी चीज आपको समझ में आता है। स्पीड थोड़ा सा कम, ज्यादा स्पीड हो रहा है क्या डियर, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं स्पीड कर देता हूँ, स्पीड सॉरी मैं बोला स्पीड कर देता, स्लो करके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
मैं ये बोल रहा था डियर कि मैं अभी तक आपको क्या बोला हूं, जैसे प्रोसेस लिखता हूं सब, है ना। एक था मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड योर आइसोकोरिक। अच्छा समझा देता हूं। एक था प्रेशर कांस्टेंट। अब प्लीज बोलना, मेरा काम है आप लोग को अच्छी तरह समझाना। प्लीज आप लोग कभी भी कोई दिक्कत होगा किसी भी स्टूडेंट को, भले मान लो सबको समझ में आ गया, आपको नहीं आया तो आप मेरे को बोलना कि समझ नहीं आया। आइसोबेरिक होता है जब आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है, क्या हो जाता है, आइसोबेरिक। टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा इसको कहते हैं आइसोथर्मल। और एक आ जाता है आपका पीवी पे पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड योर पॉलीट्रोपिक। एंड एक हो जाता है पीवी पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, आपका क्या हो जाता है, दैट इज कॉल्ड योर एडियाबेटिक। ठीक है, मैं ये बात कर रहा था कि हीट ट्रांसफर, क्योंकि अभी हम लोग हीट ट्रांसफर देखे थे, मैं हीट ट्रांसफर सारे प्रोसेस के बारे में बताया था, राइट। ठीक है सर, मैंने ये कहा था कि हीट ट्रांसफर जो होता है, हीट ट्रांसफर जो किस पे डिपेंड करा, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एंड डेल टी पे। जो मेरा ये प्रोपोर्शनल हटता था तो क्या जुड़ जाता था, आज जुड़ जाता था सी, यानी एम सी डेल टी। यानी कि जो हीट ट्रांसफर मेरा होगा वो सी पे डिपेंड करेगा, स्पेसिफिक हीट जिसको कहते थे। अब ये जो स्पेसिफिक हीट है, ये मैं कहा था हीट ट्रांसफर दो तरीके से होता है, कांस्टेंट प्रेशर में भी और कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही, जिसमें आ जाता था सीपी एंड सीवी। जिसमें वैल्यू किसका बड़ा था, सीपी के केस में। सीपी केस में वर्क डन भी करता था, आप लोग याद होगा तो, और वॉल्यूम के केस में केवल टेम्परेचर को राइज करता था। लेकिन ये टेम्परेचर को भी बढ़ा रहा था और वर्क डन भी कर रहा था, या केवल ये टेम्परेचर को राइज कर रहा था, राइट। तो इन दोनों में हम लोग देख चुके थे कि इन दोनों में हीट ट्रांसफर कैसे होता है, और आपका कांस्टेंट प्रेशर के केस में ज्यादा वैल्यू होता है, ये भी जान गए थे। ठीक है, यानी आप लोग को हीट ट्रांसफर जो है डेरिवेशन के मैं बात कर रहा हूं, ये वैल्यू तो सबका आप जानते हैं। तो आइसोकोरिक का देख सकते हैं सर, आइसोबैरिक का देख चुके हैं। अब आइसोथर्मल का अगर बात करेंगे तो आइसोथर्मल तो हाइपोथेटिकल है, जिसके बारे में डेरिवेशन जो मैं बताया हूं, हीट ट्रांसफर उतना सफिशिएंट है, ये छोड़ दो। और अगर मैं बात करता हूं एडियाबेटिक का, तो इस टाइम पे तो हीट ट्रांसफर जीरो हो जाता, क्यू इक्वल टू जीरो। बचा मेरा पॉलीट्रोपिक, क्योंकि मैंने कहा था पॉलीट्रोपिक क्या है, ये जनरलाइज इक्वेशन होता है। मैंने कहा था ना, पी वी पे पावर के इक्वल टू कांस्टेंट लेके चला था, इसी से सारे प्रोसेस में बनाया था, इससे सारे प्रोसेस को बना सकते हैं। यानी कि ये मेरा, इसमें एन का वैल्यू अगर हम लोग ले लेते थे जीरो तो आइसोबेरिक बन जाता था, एन का वैल्यू लेते थे इंफिनिटी तो बन जाता था आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट। तो कहीं ना कहीं सर इसमें भी सीपी और सीवी का वैल्यू छुपा हीट ट्रांसफर हो सकता है। तो अगर हीट ट्रांसफर इसमें होगा तो कितना होगा, ये जान रहे हैं हम लोग, है ना। तो उसका डेरिवेशन के थ्रू जानना चाह रहे हैं एक्चुअली क्या होता है, कैसे होता है। फाइनल रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, बाकी चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानो बहुत इंपॉर्टेंट काम आ जाता है आपका। देखो जैसे मैं बात करते, इसीलिए देखो यहाँ पे दोनों का यूज करा गया, कांस्टेंट वॉल्यूम का भी, कांस्टेंट प्रेशर का भी, है ना। देखो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में मेरे को क्या पता था कि डेल क्यू इक्वल टू हीट ट्रांसफर मेरा हो जाता था इंटरनल एनर्जी के बराबर, राइट। अच्छा यहाँ पे ना और एक आप रिलेट कर सकते हो कि सर मैंने आप लोग को कहा था कि जब ये दो, जब कांस्टेंट प्रेशर के केस में हीट ट्रांसफर होता तो उसमें क्या कहा था, ये बड़ा क्यों होता है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर के केस में ना ये क्या करता था, मेरा वर्क डन भी करता था टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ साथ, और कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में केवल और केवल वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता था, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाता था। इसीलिए देखो जब सीवी लिया गया है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो वी कांस्टेंट, जब वॉल्यूम कांस्टेंट आता था तभी आपको ये चीज मिलता था कि डेल क्यू इक्वल टू डी हो। याद करो आप, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा कि बताइए हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी कब होता है, तो आप बोलेगा व्हेन वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट में क्या होता था, केवल हीट ट्रांसफर। इसलिए देखो केवल इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर ही आया, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन नहीं होता था। ये मैं आपको बताया था और बाद में प्रूव कराया था, इससे रिलेट कर रहे हो ना। अच्छा, जब मैं कहा था सीपी का वॉल्यूम में ज्यादा हीट चाहिए, क्यों, क्योंकि सीपी जब कांस्टेंट प्रेशर रहता ना, इस टाइम में जो हीट देते हैं उससे उसका सिस्टम का वो गर्म भी होता है और वो काम भी करता है कुछ। इसीलिए देखो डेल क्यू इक्वल टू, डेल क्यू जो प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो डीएच आता है, एम सीपी डी टी। डीएच क्या होता है, क्योंकि एच इक्वल टू होता है यू प्लस पीवी, समझना। अब यहाँ पे जो यू होता है, दिस इज योर इंटरनल एनर्जी, यानी कि टेम्परेचर को भी राइज कर रहा, और पीवी, पीवी होता है वर्क डन। पीवी क्या होता है, आपका वर्क डन होता है। वर्क डन आप बोलेंगे सर कैसे, पीवी वर्क डन अभी तक तो आप नहीं बनाए, आप मेरे को बताए हैं वर्क डन इक्वल टू पीडीवी। तो भाई साहब आप मेरे को ये बताना, ये क्या, दिस इज योर पी, पी इज योर प्रेशर, ये चेंज इन वॉल्यूम ही तो है। अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम को वी से दिखाऊं तो क्या वर्क डन पीवी नहीं बोल सकते, है तो वॉल्यूम ही कहीं चेंज, तो पीवी हो गया ना वर्क डन, यानी कि यहाँ पे वर्क भी कर रहा है और टेम्परेचर भी कर रहा है, इसीलिए हम लोग डीएच आ रहा है। यानी इससे ये भी पता चलता है कि जो मैं पहले बताया था कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, सीपी वाले में ज्यादा हीट लगता है क्योंकि काम और दोनों करता है, इसलिए ज्यादा हीट देना पड़ता है, स्पेसिफिक हीट ज्यादा लगता है,
समझ गए, ये क्यों देना पड़ता है ये चीज समझ गए। तो ऑब्वियसली बात है, जनरलाइज पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है मेरा पॉलीट्रोपिक। जनरलाइज मतलब इससे वॉल्यूम भी निकल सकता है, कांस्टेंट वॉल्यूम का भी वैल्यू और कांस्टेंट प्रेशर का भी, तो इसमें दोनों छुपा हुआ है, तो इसमें कितना होगा ट्रांसफर, ये बात है। चलो, इसलिए इन दोनों का लिया गया। देखो मैं कई सारा चीजों को रिलेट कर रहा हूं ताकि आप लोग के लिए बहुत हेल्प करे, है ना। आज का सेशन जैसे मैंने कहा था ना, आज का सेशन से आपको क्वेश्चन कम बनेगा, लास्ट वाले में बनेगा, लेकिन हाँ आज का सेशन से बाकी चीजें भी फंडामेंटल बहुत ही क्लियर होगा। चीजें इंटरलिंक्ड होता है ना तो आसान होते चला जाता है। देखो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, अब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में मेरे को पता था कि हीट ट्रांसफर अभी मैंने प्रूव करा, ये रहा या फिर ये रहा क्या, गामा माइनस वन डिवाइड बाई गामा माइनस वन पीवी पी वन वी वन माइनस पी टू एन माइनस वन। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करा हूं, बस यहाँ पे देखो उल्टा जा रहे हैं। अब हम लोग क्या करें, उल्टा यहाँ पे क्या किए थे याद करो, इस वाले हम लोग क्या किए थे कि P1 V1 ये माने थे, यहाँ पे फिर MRT माने थे और MRT का P1 V1 लिए थे। ये उल्टा जाएंगे इस बारी हम लोग P1 V1 से MRT को बनाए, क्योंकि हम लोग को भाई जैसे तैसे करके लाना है, गलत तरीका नहीं सही तरीका। MRT मैंने करा T1 और MRT का नाम है P1। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। M जो मास होता है इसको बाहर ले लिया गया, M को मैंने बाहर कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये वाला चीज को यहां लिख दिया गया। ठीक है, R भी कांस्टेंट है तो R को भी मैंने यहां बाहर कर दिया। एक फॉर्म में लाने के लिए इस तरह कहा जाता है, R को मैंने यहां कर दिया। बचा क्या, M R तो सर बाहर कर दिया आपने, तो केवल टेम्परेचर बचा, टेम्परेचर का चेंज और N-1। ठीक है, और इसको मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर लिखते हैं वो जब भी हाई माइनस लो लिखा जाता है, इसलिए लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब बड़ा माइनस छोटा करते हैं तो T2 माइनस T1। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे T1 मेरा बड़ा लेके चलते हैं, है ना, सोर्स टू सिंक आता है, यानी कि सर ये T1 से घट रहा है, ये नेगेटिव टेम्परेचर है, क्योंकि dt इक्वल टू हम लोग जानते क्या है T2 माइनस T1, और यहाँ पे क्या आ रहा है T1 माइनस T2, तो ऑब्वियसली बात है कब आएगा, जब माइनस dt होगा। समझ गए, ये माइनस आ जाएगा वैल्यू, तो यहाँ पे माइनस dt अपन n माइनस वन लिया गया। आपको यहाँ पे क्या करा गया, ये गामा माइनस वन को इधर थोड़ा धकेल दिया गया। क्यों, अभी जस्ट मैंने यहाँ पे भी ये चीज देखा था कि CV इक्वल टू आर अपन गामा माइनस वन होता, सेम चीज CV इक्वल टू आर गामा माइनस वन। तो मैं बिल्कुल यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आर था और गामा माइनस वन था, उसके जगह में क्या कर सकता हूँ, CV वैल्यू को पुट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे CV वैल्यू को पुट कर दिया। इसके अलावा मैंने क्या करा, ये n माइनस वन को फिर से इधर ले गया है और dt को dt लिख दिया, माइनस को भी बाहर लिख दिया गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखो क्या करा गया, गामा माइनस वन n माइनस वन, और यहाँ क्या था m को इधर ले आए तो m CV dt आए। फिर बोलेंगे सर माइनस कहां चल गया गायब, देखो यहाँ पे है n माइनस गामा है, समझ गए, ये क्या n को बाहर ले आए तो माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो n माइनस गामा और n माइनस वन m CV dt ये आ गया। अच्छा, अब बात करेंगे सर ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सर ये आ रहे हीट, पॉलीट्रोपिक में हीट, और पॉलीट्रोपिक में हीट मेरे को ये तो वैल्यू पता ही है ना, तो मैं अगर यहां पे लिख देता हूं सिंपल कि Q, क्योंकि Q इक्वल टू मेरे को क्या पता, Q इक्वल टू सर Q इक्वल टू एम सीवी dt, सॉरी एम सीवी dt नहीं एम सी dt, क्या करते हैं Q इक्वल टू मेरे को पता है एम सी dt। अब बोलेंगे सर यहाँ पे सीपी भी नहीं ले सकते हैं, सीबी भी नहीं ले सकते, क्यों, वो तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कांस्टेंट प्रेशर के लिए होता है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे पोली लेके चलेंगे, तो यहाँ पे लेके चले देखो एम सी पोली dt, ये ना तो सीबी लिए है ना ही सीपी लिए है, राइट, क्योंकि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो यहाँ से एम और dt कट कर दिए, तो बचता क्या, क्योंकि मुझे स्पेसिफिक हीट निकालना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं स्पेसिफिक हीट पॉलीट्रोपिक में कितना होगा, क्योंकि एक तरफ पता चला था सीपी सीबी, इस बार सी पोली लिखा रहे हैं कि सी पोली इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि वहां भी हीट ट्रांसफर तो होता है, एडियाबेटिक तो है नहीं। चलिए, तो सी पोली इक्वल टू क्या निकल, गामा एन माइनस गामा डिवाइड बाई एन माइनस वन इंटू सी भी, दिस इज द रिलेशन, ये आपको याद रखना है। ये क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको डायरेक्ट पूछ सकेगा व्हाट आर वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, फिर आप बोलोगे सर आपने कांस्टेंट प्रेशर का कहा था, वॉल्यूम का कहा था, पॉलीट्रोपिक का तो बताया नहीं था, यहां से आपका ये बनेगा ये। या फिर दूसरा क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेसिफिक हीट एट पॉलीट्रोपिक प्रोसेस एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, समझ गए, ये इन दोनों के बीच में भी रिलेशन को क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये क्या है स्पेसिफिक हीट एट पॉलीट्रोपिक, तो उन दोनों के बीच में भी एक रिलेशन को एस्टेब्लिश किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा आप लोग को इसका वैल्यू तो पता ही है कि n का वैल्यू जो होता है 1 से बड़ा होता है, लेकिन n का जो वैल्यू होता है वो गामा से भी छोटा होता है, 1 से बड़ा और गामा से छोटा होता है, ये मैं आपको बता रखा हूं। ठीक है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं n का वैल्यू जो होता है वो आप लोग को पता है गामा से क्या होता है, छोटा ही होता है, क्योंकि आप ग्राफ में भी देखोगे ना, ऐसा जो ग्राफ था ये था आपका n इक्वल टू 1 आइसोथर्मल,
इसके नीचे था पॉलीट्रोपिक, ये पॉलीट्रोपिक हो गया, दिस इज योर एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का क्योंकि आपका एन का वैल्यू यहाँ पे हम लोग जीरो से लेकर थे एन वैल्यू इन्फिनिटी, तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो बढ़ रहा है यानी इससे बड़ा इससे बड़ा, तो ये 1.3 1.4, तो एक से छोटा। देखो 1 और 1.4 के बीच में आ रहा है एन का वैल्यू, तो इसीलिए कहा गया कि गामा से छोटा होता है, यानी 1.4 अगर एयर के लिए बात करेंगे इससे छोटा लेकिन एक से बड़ा, ठीक है। और एक चीज देखो, और एक चीज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज कहा गया कि पॉलीट्रोपिक के केस में ये देखो नेगेटिव कहा गया, इसका क्या मतलब हुआ सर? इसके मतलब ये हुआ डियर, पॉलीट्रोपिक नेगेटिव क्या है कि ड्यूरिंग हीट ट्रांसफर, ध्यान देना, ड्यूरिंग हीट ट्रांसफर ऑफ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस टेम्परेचर डिक्रीज बिकॉज इन सच प्रोसेस वर्क ट्रांसफर इज मोर देन द हीट ट्रांसफर। मतलब कहा गया कि वर्क ट्रांसफर, आपको पता है ना कि वर्क ट्रांसफर जितना देंगे, जैसे कि डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हीट ट्रांसफर अगर आप 10 देते हो तो यहाँ पे काम होता 8 का, या 7 का काम होगा तो ये 3 जाएगा। मतलब जितना आप काम, जितना हीट दोगे उससे तो आपको कम ही वर्क डन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वर्क डन आपका ज्यादा हो रहा है देन दी हीट ट्रांसफर। अगर मेरा वर्क डन ज्यादा होगा हीट ट्रांसफर से तो ऑब्वियसली बात है यानी नेगेटिव हो रहा है, तो इसीलिए पॉलीट्रोपिक के केस में नेगेटिव हीट ट्रांसफर होता है। और ये कौन कर रहा होगा? इंटरनल एनर्जी। अब बोलेंगे सर ये चीज, अच्छा एक चीज अगर मैं बोल, ये वाला चीज तो बताना भूल गया ना, इसको मैं पहले बता देता हूं फिर आपको ये चीज समझ आएगा ना। सॉरी, देखो सर इन्फिनिटी जा रहा है तो कम कैसे हुआ सर? इन्फिनिटी मतलब नहीं नहीं, वो कांस्टेंट वॉल्यूम के बीच का रिलेशन बताता है ना डियर, वो तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए एन का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी, और ये हो जाता है प्रेशर के लिए जीरो। ये आप लोग नहीं देखे, प्रेशर कांस्टेंट के लिए एन का वैल्यू हो जाता है जीरो, और ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में आ जाता है इन्फिनिटी। और ये जैसे जैसे इधर इधर आते जाएंगे एन का वैल्यू बढ़ रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे आ जाता है कांस्टेंट आइसोथर्मल, फिर आ जाता है पॉलीट्रोपिक, और सबसे नीचे आ जाता है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक को निकाल लिखेंगे गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो मैं बात कर रहा था पॉलीट्रोपिक का, कि ये पॉलीट्रोपिक जो वैल्यू है वो आपका, इसका वैल्यू होता है एन का वैल्यू 1 और इसका वैल्यू हो जाता है एयर के लिए 1.41, तो इन दोनों के बीच में आपका कहीं ना कहीं एन का वैल्यू लाई करता है। समझ गए मेरी बात की नहीं? किसके लिए? पॉलीट्रोपिक के लिए। तो वही मैंने कहा कि इसका वैल्यू हो जाता है, एन का वैल्यू का अगर बात करेंगे तो देखो एक्स से तो ज्यादा है, क्योंकि देखो ये बीच वाला, देखो ये वाला, देखो ब्लैक वाला है, आइसोथर्मल तो बड़ा है तो एक से तो बड़ा होगा, लेकिन गामा से छोटा है तो गामा से छोटा होगा एन का वैल्यू, पॉलीट्रोपिक का वैल्यू। पॉलीट्रोपिक इंडेक्स बेसिकली बात करें, इंडेक्स, इसलिए देखो एन नहीं हम लोग के लेके चलते ज्यादा बेटर है, क्योंकि एन एन दो हो जाता ना, तो के का वैल्यू जीरो, के का वैल्यू आपका यहाँ पे 1, और यहाँ पे बोलेंगे कि के का वैल्यू हो जाता है एन, ऐसे समझो, और के का वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी, ये चीज। चलो हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा था, देखो क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि एन का वैल्यू, आप बोलेंगे सर ये नेगेटिव कैसे आया, ये आपको जानना है ना, देखो समझा रहा हूं मैं। देखो मैं अगर बोलता हूं, इसी यहीं से उठाता हूं, क्या था, एन माइनस गामा डिवाइड बाई एन माइनस वन एंड सी भी। एक मेरे को चीज बताओ, अभी मैंने कहा कि एन का वैल्यू जो होता है इससे तो छोटा होगा, मान लेते इसका वैल्यू मैं ले लेता हूं 1.4, तो एन का वैल्यू कितना होगा 1.3, तो 1.3 में 1.4 अगर घटेगा, यानी ये छोटा है ना, मान लो 3 में से 4 गया तो माइनस होगा कि नहीं? बिल्कुल सर। तो यानी ऊपर वाला वैल्यू क्या आया? नेगेटिव आएगा, ठीक है। और नीचे वाला देखो, नीचे वाला में जो भी है एक से तो बड़ा ही होता है, एक से बड़ा होता है, यानी इसका वैल्यू एक से बड़ा है, मान लो 1.2, तो 1.2 में 1 गया तो पॉजिटिव वैल्यू आया, तो नीचे वाला या पॉजिटिव वैल्यू, ऊपर वाला नेगेटिव वैल्यू। और आपको पता है कि किसी का भी -4/3 करो, -2/1 करो, अगर नेगेटिव आ गया तो उसका वैल्यू ही नेगेटिव ही होगा। इसका मतलब क्या समझे कि सर पॉलीट्रोपिक में जो हीट ट्रांसफर होगा वो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव कब होता है भाई? जब हीट ट्रांसफर एडेड टू द सिस्टम पॉजिटिव, लेकिन हीट ट्रांसफर रिजेक्टेड टू द सिस्टम इज नेगेटिव। मतलब आप सिस्टम में हीट दे नहीं रहे हो, आप सिस्टम से हीट को निकाल रहे हो, सिस्टम से हीट को निकाल रहे हो। इसलिए कहा गया ये कब होगा? जब वर्क डन मेरा जो होगा ना वो ज्यादा हो रहा है हीट से, क्योंकि आप हीट देते हो 10, तब जाके आपका 8 का काम करेगा, वर्क डन करता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लो ग्रेड एनर्जी है, हाई वर्क डन कम बनाएगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि भाई साहब ये नेगेटिव जा रहा है, तो नेगेटिव जा रहा है तो वर्क डन आपका क्या होगा? ज्यादा हो जा रहा है, यहाँ पे ये ज्यादा हो रहा है। समझ गए मेरी बात? चलिए क्लियर हो गया ये चीज, क्लियर समझ गए? एक बार सारे बच्चे बोलो यस सर क्लियर है, आगे बढ़िए। आगे बढ़ जाता हूँ, दो यहां से आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो बस समझ लेना कि पॉलीट्रोपिक के केस में क्या हो जाता है? नेगेटिव हीट, मतलब हीट आपका दिया नहीं जाता सिस्टम से, उससे और लेना पड़ता है। समझ गए? इसके बारे में आपको समझाया भी था, देखो यहां पे उस चीज को कर दिया गया है, क्योंकि डी यू इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू,
तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डी यू मेरा नेगेटिव हो रहा, क्योंकि यही घटेगा तो ये मेरा बढ़ रहा है ना, समझ गए। तो U2 मैंने नेगेटिव हो गया क्योंकि फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बात वही है ना कि भाई साहब देखो यहाँ पे हीट बहुत कम दे रहे हैं, बहुत कम हीट बहुत कम दे रहे हैं, समझ गए मेरी बात की नहीं। हीट मेरा नेगेटिव हो रहा है, हीट नेगेटिव हो रहा है, और हीट देंगे तभी तो वर्क डन होता है। अगर आपने हीट ही कम कर दिया फिर भी आपका वर्क डन बढ़ रहा, तो किसके वजह से, ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा तभी तो, क्योंकि इसका हीट को लेगा। भाई साहब मेरा बात समझना कि ये जो उड़ रहा ना वर्क डन, जो हम लोग काम करते हैं किसके वजह से काम करते हैं, इसके वजह से। ये वैल्यू देता, हीट देता है एनर्जी, तब जाके वर्क डन करता है। लेकिन ये खुद बोला गया नेगेटिव, अब कौन देगा इसको, बेचारा डब्ल्यू को वर्क डन करने के लिए एनर्जी कौन देगा, ये देगा ना, इंटरनल एनर्जी इसको प्रोवाइड करेगा। तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा, इसके अंदर का सारा इंटरनल एनर्जी भी खत्म हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं ना कि इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगा, इसीलिए कहा गया इंटरनल एनर्जी नेगेटिव, यानी U2 - U1 इक्वल टू नेगेटिव, समझ गए। और ये घटेगा, टेम्परेचर भी घटेगा, बिकॉज इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। चलो एक बारी बताइएगा सारे स्टूडेंट, क्लियर हो गया, आगे बढ़ो, क्योंकि इसके बाद हम लोग देखने वाले और एक प्रूफ एडियाबेटिक का। अब ये एक बचा था ना, मैंने कहा था आप लोग से पीवी पे पावर गामा, क्योंकि यहां से दोनों प्रूव हो जाएगा, पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट भी एंड पीवी पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट भी, ये दोनों को मैं प्रूव कर दूंगा। चलिए ये दोनों को अब हम लोग प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। एक प्रूफ हो जाएगा, दूसरा भी, क्योंकि बस गामा के जगह में एन लेने से दूसरा का इक्वेशन बन जाता है। तो एक को मैं प्रूव करके आपको समझा दूंगा, ताकि आपके दिमाग में ये भी ना रहे कि ये भी कैसे हुआ है। चलिए तो बात करते हैं प्रूफ ऑफ एडियाबेटिक आइडियल गैस इक्वेशन। अंडरस्टूड सर, ओके डियर, थैंक यू। प्लीज आप लोग रिप्लाई जरूर करिएगा, रिप्लाई करने से मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एक सेटिस्फैक्ट्री होता है कि हाँ चीजें समझ आया। डायटोमिक ट्राइएटोमिक लिखा दीजिए उसको। मैं तो क्वेश्चन में आप लोग को बुलाया था डियर, क्वेश्चन में मैं आपको बोल चुका हूँ, बुलवा चुका हूँ, है ना। डायटोमिक मोनोटोमिक ट्राइएटोमिक के वैल्यू में लिखवा दिया हूँ, ठीक है। मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, लास्ट में बता दूंगा, इस क्लास के लास्ट में मैं बता दूंगा। चलिए इसको याद रखना, मुझे बोलिएगा लास्ट में। अब चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो अब मैं बात करता हूं प्रूफ ऑफ एडियाबेटिक आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि होता है पी पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। कैसे कैसे होता सर, देखो सर मुझे तो ये पता है, आप बताए हैं कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी प्रोसेस के लिए हम लोग क्या लेके जाते हैं, एनी प्रोसेस। आप लोग को याद है कि लिखते हैं डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, और एक लिखते थे डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू डायरेक्ट, ये साइक्लिक इंटे के लिए लेते थे। साइकिल के लिए पॉइंट फंक्शन जीरो हो जाता था, इसीलिए तो ये लिखते थे प्रोसेस के लिए, और ये वाला चीज हम लोग लिखते थे साइकिल के लिए, राइट, ठीक है। तो कोई प्रोसेस के लिए हम लोग को ये पता है सर फर्स्ट लॉ, ठीक है। और वर्कडन मेरे को पता है पीडीवी लेके चलते, क्योंकि अभी हम लोग क्लोज सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो क्लोज सिस्टम या नॉन फ्लो के लिए हम लोग पीडीवी लेते हैं वर्क, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एडियाबेटिक का, चूंकि एडियाबेटिक है प्रोसेस, ऑब्वियसली बात है एडियाबेटिक लेके चलेंगे। एडियाबेटिक सर हीट होता है मेरा जीरो, तो यहाँ पे हीट की जगह में मैंने जीरो वैल्यू पुट कर दिया, तो जीरो इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी। डी की जगह में हम लोग बिल्कुल बोल सकते हैं एमसीवी डी बोल सकते हैं, और डीवी पीडीवी पीडीवी रहा, ठीक है। अब देखो एमसीवी डी इक्वल टू माइनस पीडीवी मैंने कर दिया, ठीक है। मेरे को पता है ना एंथैल्पी जो होता है, हम लोग को पता है, आपको भी पता है कि एंथैल्पी इक्वल टू सर यू प्लस पीवी होता है, ठीक है। एंथैल्पी को क्या हो जाता है, यू प्लस पीवी हो जाता है। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं तो डी एच डी यू इक्वल टू, इसको मैं करूंगा तो एक बारी पी को कांस्टेंट रख के भी को मैंने डिफ्रेंशिएट करा, बट डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, और एक बारी भी को कांस्टेंट रख के पी को डिफरेंशिएट, ये तो फॉर्म लिखा जाता है, इस तरह से फॉर्म लिखा जाता है डिफरेंशियल फॉर्म में, मैंने लिख दिया सर। और जब ये मैंने लिख दिया, आप थोड़ा सा यहां देखो कि डीएच आया यहाँ पे डीएच, और ये कहीं ना कहीं यू डी यू प्लस पीडीवी आ रहा, और अभी देखो हम लोग यहाँ पे बात किए ना डी यू प्लस पीडीवी, है ना। और डी यू इक्वल टू पीडीवी क्या देखे थे, डी क्यू, क्योंकि हम लोग को पता है ना कि डेल क्यू इक्वल टू डी यू होता है प्लस वर्क डन यानी पीडीवी। तो देखो डी यू प्लस पीडीवी है, तो क्या इसको मैं हीट ट्रांसफर लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकता हूँ। चलिए, और प्लस पीडीवी को वीडीपी ही लिख दिया गया, अच्छा। और चूंकि ये बोला कैसा प्रोसेस है, एडियाबेटिक है, और सर एडियाबेटिक के केस में हीट मेरा होता है जीरो, तो ये भी हो गया जीरो। तो क्या बचा, ओनली बचा डीएच इक्वल टू वीडीपी, डीएच इक्वल टू वीडीपी, यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अच्छा सर आपको और हमको दोनों को ये भी पता है
एंथैल्पी कांस्टेंट H इक्वल टू mCp dt, मैंने कहा था ना HP का लैपटॉप HP, mCp dt लिखते हैं इक्वल टू VdP। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 इसको मैं मान लेता हूँ और इक्वेशन मैंने 1 माना था इस वाले को। एक निकला था mCv, मतलब एक निकला था du इक्वल टू mCv dt और यहाँ निकला mCp dt। तो दोनों को मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, दो को एक से डिवाइड कर देता हूँ। तो दूसरा वाला में क्या है, mCp dt इक्वल टू VdP और पहला वाला क्या है, माइनस PdV। तो देखो नीचे में है माइनस PdV, माइनस यहाँ पे कर दिया गया है, देखो यहाँ माइनस कर दिया गया है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हो कि मास से मास खत्म, dt से dt खत्म, है ना। और Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, माइनस v अपन dv, देखो dv v अपन dv एंड मतलब प्रेशर को एक साइड वॉल्यूम को एक साइड करे और चेंज इन प्रेशर अपन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर अपन प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम अपन चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, इतना कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना डियर। अब देखो यहाँ पे सिंपल Cp अपन Cv क्या होता है, एडियाबेटिक इंडेक्स गामा इक्वल टू Cp अपन Cv। तो मैं इसके जगह में गामा वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो सपोज करो इसके जगह में क्या करा, मैंने गामा वैल्यू पुट कर दिया। अब इस वाले को मैं ना पूरा इधर ले आया, तो ये dv ऊपर चल गया, तो dv आ गया ऊपर, वॉल्यूम आ गया नीचे, माइनस का माइनस ही रहा और यहाँ पर Cp अपन Cv। अब कर देते हैं इसको हम लोग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जब कर देते हैं तो देखो एक बार इसको इंटीग्रेशन करेंगे, गामा को इंटीग्रेशन करेंगे, राइट, ये सबको इंटीग्रेशन कर दिए। तो जो दोनों को इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप देखो ये इसका अगर बात करेंगे तो यहाँ पे अगर लगेगा 1/p है, जैसे होना 1/x अपन dx, तो log x आ जाता है। तो 1/p का क्या आ गया, log p, है ना, log p। और ये माइनस था ना, माइनस को उधर ले आए तो पॉजिटिव आ गया। समझो यहाँ पे मेरी बात, इस वाले माइनस को अगर मैं इक्वल टू इधर धकेल दूंगा तो क्या होगा, प्लस गामा इंटू dv/v, और इंटीग्रेशन सबको कर दिया गया है। तो इसका भी हो जाएगा log v, गामा log v इंटू कॉन्स्टेंट, जीरो का होता है वैल्यू कॉन्स्टेंट, क्योंकि जब ये पूरा इधर ले जाएंगे तो इधर बच जाएगा मेरा जीरो, राइट। अच्छा, log p log, अब देखो आपको ये भी पता है कि समथिंग x log y अगर लेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं log y पे पावर x, ये चीज, ये जो होता है मेरा आगे इंटू, वो मेरा पावर में आ जाता है। तो गामा जो था यहाँ, ये गामा आ गया यहाँ पे पावर में आ गया, ये आपको पता है। और कांस्टेंट का भी लॉग, हर जगह लॉग है, इसका भी लॉग मैंने लगा दिया, इनटू कर दिया, ठीक है। अच्छा, इतना सब चीज जब आपका हो गया तो क्योंकि देखो भाई, कॉन्स्ट ln लॉग करो या कुछ हो करो, कांस्टेंट तो कांस्टेंट आने वाला है ना। लॉग भी, लॉग कांस्टेंट का भी वैल्यू कांस्टेंट ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉग आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब क्या किए यहाँ पे, लॉग p माइनस लॉग v, तो लॉग pv पे पावर कर दिए, क्योंकि आपको पता है कि लॉग आपका x प्लस लॉग आपका y जो होता है उसको log x इंटू वाई कर सकते हैं। इंटू जब रहता है उसको लॉग में तोड़ देते हैं अलग अलग, तो यहाँ प्लस था तो इसको दोनों को इंटू कर दिए, p था यहाँ पे और v पे पावर गामा था, तो p v पे पावर गामा हो गया इंटू लॉग आपका ये। अब लॉग लॉग कट कर दो, लॉग और लॉग कट हो गया, तो p v पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, दिस इज द प्रूफ ऑफ एडियाबेटिक आइडियल गैस इक्वेशन। गॉट इन माय पॉइंट और नॉट, इज इट क्लियर? क्या ये चीज आपको क्लियर हो गया कि कैसे आपका एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है पीवी पर गामा आ जाता है कांस्टेंट? नहीं, यहां पे क्वेश्चन आ रहा सर एडियाबेटिक और रिवर्सिबल एडियाबेटिक होता, नहीं, एडियाबेटिक एडियाबेटिक होता है, रिवर्सिबल जब बोल देंगे हाँ एडियाबेटिक ही है, वहां भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा, वो भी सेम ही होता है, लेकिन रिवर्सिबल जुड़ गया ना, क्योंकि एडियाबेटिक जो होता है ना, अगर मान लेते एडियाबेटिक प्रोसेस आप प्रैक्टिकली कर सकते हो, राइट, लेकिन जैसे मैं रिवर्सिबिलिटी बोल दिया तो ये आइडियल बन गया। एक नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, सेम ही है, एडियाबेटिक का कोई कॉन्सेप्ट चेंज हो, लेकिन जब रिवर्सिबल बोल दूंगा तो वो मेरा आइडियल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा, समझ गए, आइडियल हो जाएगा, बस ये अंतर होगा और कोई अंतर नहीं। चलिए, अब यहां पे मैं आपको ये नहीं प्रूव करने जाऊंगा कि पी वी पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्यों होगा, क्योंकि जैसे ये किए वैसा ही वो करा जाता है, जहां पे गामा है ना, जहां जहां गामा था उसके जगह में एन लेके आप उस चीज को कर सकते हो। तो दिस इज द सिमिलर वे टू प्रूव। तो बस एक चीज समझ आ गया तो वो भी हो गया। अब मैंने कहा था लास्ट का सेशन, फर्स्ट आपके चैप्टर का जो सेशन का लास्ट था, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो एक बार सारे स्टूडेंट मेरे को बताओ क्या यहां तक क्लियर है? चलिए, अच्छी बात है कि लगभग 1 आवर में आपका ना एक टॉपिक जो मैं पढ़ाना चाह रहा था वो क्लियर हो गया, जबकि 40 मिनट ये भी हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग जो है ना इसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और ये भी मुझे आज कंप्लीट करना, तभी आपका फर्स्ट लॉ खत्म हो जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। तो नाउ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, आखिर मेरा फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस क्या होता है,
चलिए इसके बारे में समझते हैं। देखो क्या होता है डियर, इसको ध्यान समझना। एक होता है मेरा चेंबर, एक कंटेनर होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि मेरा चेंबर है। और ये जो चेंबर होता है ना, ये अंदर में यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, ये परफेक्ट वैक्यूम होता है। कैसा होता है? परफेक्ट वैक्यूम। परफेक्ट वैक्यूम, परफेक्ट वैक्यूम मतलब क्या होता है कि देयर इज नो इवन एयर तक नहीं है, यहां तक कि इसमें हवा भी नहीं है। समझ गए? हवा भी नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कोई रूम खाली है, तो कोई रूम खाली जो बोलते हैं इसका मतलब नहीं होता कि खाली है, उसमें हवा तो है, तो खाली नहीं है, गैस तो भरा हुआ हो सकता है, उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, या कई तरह का और भी आपका गैसेस, नोबल गैस या कई तरह का गैस मिलेगा, डस्ट पार्टिकल है। परफेक्ट वैक्यूम मतलब होता है कि हवा भी नहीं रहेगा, किसी तरह का कोई भी गैस, कुछ भी नहीं, एकदम निर्वात जिसको बोलते हैं, राइट। अच्छा, अब जब क्या करते हैं, छोटा सा यहाँ पे पिन होल करते हैं, छोटा सा जगह बनाते हैं, उस होल से गैस हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर डालते हैं। अब बारी आता है सर सबसे पहले कि सर यहाँ पे वर्क डन होगा या नहीं होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे वर्क डन होता आ जाता है 0। क्यों? क्योंकि वर्क डन इक्वल टू, मुझे पता है बेसिक जो हम लोग 8, 9, 10 में पढ़े हैं, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्प्लेसमेंट कब होता है? जब किसी भी चीज को आप धक्का लगा, फोर्स लगा, और वो एक जगह से दूसरा जगह चल जाए, तब उसको बोलते हैं हाँ डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने इसने दूरी तय करा, डिस्टेंस तय करा, आर डिस्टेंस। लेकिन यहां पे तो कोई डिस्टेंस तय ही नहीं कर रहा। क्यों? धकेलने के लिए कुछ है ही नहीं। यहाँ पे आपने धक्का करा ना, ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये स्क्वायर टाइप का ऑब्जेक्ट है, इसको आपने पुश करा, धक्का लगा, तब तो यहां तक गया। यहाँ पे एयर भी नहीं है जिसको आप धक्का लगे, तो वैक्यूम है, तो यानी डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे हो नहीं रहा। देखो तय कर रहा दूरी, एयर आपका यहां से लेकर मान लो गैस पार्टिकल यहां घुसा, फिर धीरे 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 यहां तक पहुंचा, सब तर रहा। लेकिन बात यह कि वो डिस्प्लेसमेंट में किसी को पुश ही नहीं कर रहा है। वो कौन चीज मूव कौन कर रहा है? वो तो गैस ही आ रहा है, लेकिन किसी को मूव करवा या नहीं ना। आप बोलोगे हवा को, मान लो आपने क्या करा, ऐसे हाथ को हवा में मार रहे हो, एटलीस्ट आप हवा को भी धक्का दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी हटा दूंगा और ऐसे लगाओगे यार, बोलोगे मैंने बहुत काम किया। आप किसको धक्का लगा रहे हो? कौन दूरी तय किया? जब तक मैं इस तरह नहीं बोलूंगा कि मेरे हाथ में आपका फोन है, इसको मैं धक्का लगा, तो मैंने हाँ मैंने यहाँ पे वर्क डन करा, क्योंकि फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसको हटा दूंगा, ऐसे हवा में करूंगा तो वो कोई डिस्प्लेसमेंट होगा? फिर भी हवा है, लेकिन यहाँ तो हवा भी नहीं है, यानी कि देयर इज नो वर्क डन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। यानी कि अगर आप वर्क मानते हो तो फोर्स इनटू 0, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे वर्क डन हो जाता है मेरा 0। पहला चीज। सेकेंड चीज, इस पूरे कंप्लीट को हम लोग ना आइसोलेट करके रखते हैं। आइसोलेट मतलब कि ना तो हीट यहाँ पे कोई आएगा ना हीट जाएगा, कंप्लीट आइसोलेट। नो हीट इंटेक्शन फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। परफेक्ट इंसुलेशन लगते हैं, डेल क्यू 0 हो जाता है। देयर इज नो हीट लॉस और लो हीट गेन। इट मींस हीट ट्रांसफर भी यहां नहीं देखने को मिलता है, यानी कि डेल क्यू भी 0 और डेल डब्ल्यू भी 0। अभी तक ये समझे। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यू नो कि डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो अगर ये 0 ये 0, तो आपका इंटरनल एनर्जी भी 0 हो गया। एंड एज यू नो दैट कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, केवल टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। तो अगर यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, तो चेंज इन टेम्परेचर भी 0 होगा। यानी कि आपको समझ आया कि यहाँ पे ना इंटरनल एनर्जी का चेंज है, ना टेम्परेचर का चेंज है, ना वर्क डन होगा, ना हीट ट्रांसफर का चेंज। दीज ऑल आर माई कांस्टेंट। ये सब का सब क्या हो जाता है? 0 हो जाता, कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। वर्क डन, हीट ट्रांसफर तो नहीं होता, डीयू भी चेंज, इंटरनल एनर्जी भी सेम और ये सेम। आइडियल के लिए भी कहा जाता, तो आपको इंटरनल एनर्जी को, टेम्परेचर को कांस्टेंट मानना। अच्छा, इतना समझ गए। सर यहाँ पे तब होता क्या है? यहाँ पे होता यह है कि जब गैस अंदर आता है ना, तो गैस फैलता है, मतलब वॉल्यूम इसका बढ़ता है। वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा, एक्सपेंड करेगा, समझ गए। और प्रेशर इसका डिक्रीज करेगा। ये दो चीज होता है। इसके अलावे इस टाइम पे एंथैल्पी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। एंथैल्पी इक्वल टू एच इक्वल टू यू प्लस पीवी, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इंटू वॉल्यूम का मल्टीप्लाई। यहाँ पे एंथैल्पी आपको कांस्टेंट देखने को मिलता है, यानी H1 इक्वल टू H2। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि एंथैल्पी का भी चेंज अगर बात करेंगे ना, है ना, तो H1 माइनस H2 इक्वल टू 0। बेसिकली इंटर एंथैल्पी भी 0 ही होता है, चेंज एंथैल्पी का, क्योंकि इक्वल बोल रहा नहीं, ये 10 वैल्यू तो ये भी 10 रहेगा। मान लो किलो जूल में अगर लेके चलेंगे तो दोनों किलो जूल सेम सेम, 10 माइनस 10 0। लेकिन पूछा जाता है कि क्या कांस्टेंट रहता है, तो एंथैल्पी यहाँ पे कांस्टेंट देखने को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। समझ गए? ये चीज आपका होता है यहाँ पे। चलिए अब देखो, जो मैंने यहाँ पे आपको बोला ना, उस चीज को लिख दिया गया पूरा का पूरा कहानी के तौर पे। मैंने आपको A to Z समझाया।
ठीक है, चलो एक बारी में जो बोला गया उसको मैं समझा देता हूं ताकि जब नोट्स आप प्रिपेयर करोगे और आप रिवीजन करोगे तो आपका काम आएगा। देखो, द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस अगेंस्ट अ वैक्यूम इज नोन एज फ्री एक्सपेंशन। कभी भी जो गैस का एक्सपेंशन फैलता है कहां पे, अगेंस्ट द वैक्यूम, एक निर्वात में जा रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, उसको फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन, मतलब कि एक्सपेंशन को कोई रोक नहीं रहा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन कहते हैं। राइट, चलिए फिर कहा गया है बिकॉज देयर इज नो एयर मॉलिक्यूल इन दी प्रेजेंट, कोई अंदर में एयर मॉलिक्यूल है नहीं, इसलिए कोई रेस्ट्रिक्शन मेरा गैस मॉलिक्यूल को आ नहीं पड़ रहा, इसलिए कोई डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा, इसीलिए यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एकदम लाइन वाइज आपको समझा गया है। नेक्स्ट, वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन इज जीरो हो गया। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि एडियाबेटिक है, इंसुलेशन मान लिए हैं, तो ये तो जीरो ही है, तो ये दोनों को अगर जीरो कर देंगे तो डी यू भी जीरो। अगर ये जीरो तो इंटरनल एनर्जी भी, क्योंकि फंक्शन होता है मेरा इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का, तो वही कहा गया कि इंटरनल एनर्जी अगर मेरा कांस्टेंट है, एंड एज यू नो इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो अगर ये मेरा कांस्टेंट है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट अगर रहेगा तो टेम्परेचर ऑल्सो कांस्टेंट मेरा हो जाएगा। यहां तक क्लियर। अच्छा, अब बारी आता है क्या, एंथैल्पी के ऊपर। एंथैल्पी इक्वल टू यू प्लस पीवी होता है। अब समझना, बहुत सारे को क्या बोलते हैं ना, सर ये तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, आपने कहा कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट बिकॉज अगर यू मेरा कांस्टेंट है डी यू, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो सर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये मेरा आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल, बताइए। अब यहाँ पे देखते हैं कितने बच्चे को ये वाला चीज जो है ना वो समझ आएगा। क्या मैं इसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोल सकता हूं, आइसोथर्मल, क्या हम लोग फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस को आइसोथर्मल बोल सकते हैं बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, नहीं बोल सकते हैं। पता क्यों, बताइए क्यों, क्योंकि डियर स्टूडेंट आइसोथर्मल में वर्क डन होता है, आइसोथर्मल में वर्क डन हम लोग निकाल चुके हैं ना, क्या होता है कांस्टेंट ln v2 अपॉन v1, राइट। तो यहाँ पे वर्क डन होता है, लेकिन यहाँ तो वर्क डन जीरो है ना डियर, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मेरा फ्री एक्सपेंशन आइसोथर्मल है। फिर आप मेरे को पूछेंगे तो सर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ कैसे, इसके बारे में समझाइए। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्यों यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हुए भी वर्क डन भी आपका जीरो हो जा रहा है, क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट था और वर्क डन हो रहा था, तो ये आइसोथर्मल तो जैसा नहीं है, कुछ अलग ही है, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है बट वर्क डन भी नहीं हो रहा, क्योंकि आइसोथर्मल में वर्क डन होता था। अब चलिए मैं आपको समझा रहा हूं इसके बारे में। देखो, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि टेम्परेचर कांस्टेंट बट इट इज नॉट आइसोथर्मल प्रोसेस बिकॉज वर्क डन यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, वर्क डन इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज देयर इज सम वर्क इन दी आइसोथर्मल। वर्क डन में मतलब आइसोथर्मल में वर्क डन होता है। अब समझो यहाँ पे होता क्या डियर, वी नो दैट एंथैल्पी इक्वल टू यू प्लस पीवी, और पीवी इक्वल टू होता है एमआरटी, पीवी इक्वल टू एमआरटी हम लोग लेते हैं, राइट, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एमआरटी हम लोग लेके चलते हैं, राइट। अच्छा ठीक है, अब नाउ होता क्या है कि इंटरनल एनर्जी तो मेरा कांस्टेंट हो गया, ये हम लोग समझ गए। एमआरटी जब बात करेंगे तो एम आर आर ये तो मेरा कांस्टेंट हो गया, टी जो हो जाता टी, तो टी में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि टी जो होता है ये कांस्टेंट मेरा किस बेसिस पे नहीं होता, क्योंकि अगर ये मेरा टी कांस्टेंट हो गया तब तो आइसोथर्मल जैसा बिहेवियर होना चाहिए। होता क्या है कि ये किससे बना है, ये एमआरटी बना आपके पीवी से, तो हम लोग पीवी को लेके चलते हैं। अब ये जो पीवी होता है ना, कि मैंने कहा ना यहाँ पे कि इस प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम वो बढ़ता है, प्रेशर घटता है, तो प्रेशर आपका वॉल्यूम बढ़ रहा घट रहा है, इन दोनों का वैल्यू कांस्टेंट होता है। जैसे आप मेरा बात समझना, आप पता क्या बोलेंगे, सर आपने कहा एम कांस्टेंट, आपने कहा आर तो एम आर कांस्टेंट रहता है, और चूंकि आपने कहा कि इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट, तब तो टीवी कांस्टेंट, तो एम आर टी तो सर कांस्टेंट हो गया, तो एम आर टी कांस्टेंट तो पीवी भी तो मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन होता क्या है ना, ये दोनों कांस्टेंट है लेकिन इन दोनों का वैल्यू कांस्टेंट है, ये दोनों अलग अलग होता है लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट हो रहा है। बात समझ आ रहा कुछ, देखो प्रेशर इंटू वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, ये किसी को समझ आ रहा है। यहाँ पे ना प्रेशर कांस्टेंट अगर मैं बोलूंगा कि प्रेशर कांस्टेंट है, नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट है, नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा ना वो कांस्टेंट है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एमआरटी इक्वल टू को पूरा कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं। होता क्यों है, क्योंकि इंडिविजुअली यहाँ पे अलग अलग जो है एक साथ मिल के हो रहा है यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है। सेम चीज को यहाँ पे समझा गया है, देखो पी बढ़ रहा घट रहा लेकिन दोनों का वैल्यू कांस्टेंट हो रहा है। जैसे कि प्रेशर को हाफ कर दिए और वॉल्यूम को दुगना कर दिए, तो जैसे हाफ और इस वॉल्यूम को दुगना कर दिए तो कट के क्या आ गया,
पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और पहले भी था पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो कोई चेंज आया नहीं, चेंज आया, जितना था उतना ही था, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, प्रेशर घटा था और वॉल्यूम बढ़ा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा कि पीवी इक्वल टू एमआरटी इक्वल टू कांस्टेंट, बट पीवी कांस्टेंट है, प्रोडक्ट कांस्टेंट है, अलग अलग वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट नहीं हो रहा। दैट्स व्हाई ये कंप्लीट, अगर मैं बात करता हूं ना, अगर मैं बात करता हूं इंडिविजुअली सबका, तो वैल्यू चेंज अलग अलग होता है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं। तो इसीलिए इसका हम लोग इसके बेसिस पे जज करते हैं कि हम लोग इसको आइसोथर्मल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यस वैक्यूम सिस्टम है। और बाकी अगर मैं बात करता हूं कि एंथैल्पी कांस्टेंट क्यों, क्योंकि एच इक्वल टू यू प्लस पीवी एमआरटी, तो कुल मिला के दोनों मिला के तो कांस्टेंट है ही, और ये भी कांस्टेंट है ही, तो एच आपका क्या हो गया, एच आपका कांस्टेंट हो गया, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी आपका कांस्टेंट है, यानी कि H2 माइनस H1 आपका क्या कांस्टेंट है, यानी कि H2 इक्वल टू H1 है, यानी कि एंथैल्पी कांस्टेंट है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच प्रोसेस एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट, पूछा जाता है क्वेश्चन, इन विच प्रोसेस एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट, तो आपको बोलना है इन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, इन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस एंथैल्पी इज कांस्टेंट। चलो देखो ये सारे कहानी यहां पे समझा दिया गया, सब चीज लिख दिया गया, हीट वर्क डन 0, इंटरनल एनर्जी 0, टेम्परेचर कांस्टेंट, एंथैल्पी कांस्टेंट, व्हेन आइडियल गैस अंडरगोज अ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड योर एग्जाम। तो ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना? अगर क्लियर हो गया तो मेरे को एक बारी बताइए, बिकॉज अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, एक न्यू चैप्टर को। यहां पे चाहे तो आप लोग 10 मिनट का गैप ले सकते हो, है ना? क्या आप लोग को मैं 10 मिनट का गैप दे दूं? मैं भी थोड़ा सा पानी वगैरह कुछ पी लूंगा। 10 मिनट का गैप आपको चाहिए क्या? प्रेशर प्रेशर सर, प्रेशर बढ़े फिर से, प्रेशर प्रेशर देखो यहां पे मैंने क्या कहा सर, बस इतना ही। देखो यहां में क्या करा ना कि जब इसके अंदर घुसेगा, मेरा बात समझना, ये इसके अंदर आया तो गैस फैलेगा 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 फैलेगा, तो गैस जब फैलेगा तो क्या होगा, वॉल्यूम उसका बढ़ेगा, और जब भी किसी भी चीज का वॉल्यूम बढ़ता तो प्रेशर घटता है ना, तो प्रेशर घटेगा। लेकिन कहने का मतलब क्या, इन दोनों का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये दोनों इंडिविजुअली क्या होगा, वैल्यू अलग अलग रहेगा। समझ आया? जैसे वॉल्यूम मान लो 10 था, मेरा बात समझना, वॉल्यूम V था, V इक्वल टू 10 है और P इक्वल टू 20 है, मैं वॉल्यूम को क्या कहता हूं, बढ़ा देता हूं, तो मैंने 10 से क्या कर दिया, 20 हो गया, इनटू मैं क्या कर दिया, मान लो 20 है तो ऐसे लिखता हूं, मान लो 3 गुना बढ़ गया मेरा वॉल्यूम, क्या होगा, वॉल्यूम 3 गुना बढ़ गया, तो 3 इंटू 10 हो गया, इंटू प्रेशर मेरा 3 गुना घट गया, इसी तरह घटेगा, तो 3 गुना घट गया, मैंने 20/3 हो गया, तो फिर घुमा फिर 3 कट के ये 10 इंटू 20 बच गया, मतलब यहां से आ रहा था कितना, ये आ रहा था 200, ठीक है, यहां भी 200 ही आ रहा है, तो बढ़ने घटने के बाद, तो कुल मिला के ये दोनों इंडिविजुअली, एक मेरा बढ़ा एक वैल्यू मेरा घटा, लेकिन दोनों मिला के कॉन्स्टेंट ही आया ना, बात वही है। इसीलिए अगर ये मेरा क्या है, इंडिविजुअली वैल्यू चेंज हो रहा, तो यह भी इंडिविजुअली चेंज होगा, तो इसीलिए हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं। समझ गए? ये था, समझ गए डियर? वो बात कर रहा था।